एक बहुत ही डायरेक्ट और शायद थोड़ा चुभने वाले सवाल से शुरुआत करते हैं आज की इस गहरी चर्चा की। अम, मेरा एक सवाल है और मैं चाहती हूँ कि इसका जवाब बिल्कुल ईमानदारी से अपने अंदर ढूंढा जाए। सोचिए पिछले एक महीने में या शायद पिछले एक साल में दिन भर में कितने डिसीजंस जेन्युइनली अपने लिए लिए गए और कितने डिसीजंस सिर्फ और सिर्फ एक डर से लिए कि लोग क्या कहेंगे। ये सच में एक ऐसा सवाल है जो सीधा छुपता है, क्योंकि अगर हम जेन्युइनली सोचे तो ज्यादातर फैसले तो दूसरों के फिल्टर से ही आते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे सोचिए उस करियर के बारे में जो चूज किया गया, क्या वो सच में एक कॉलिंग थी या सिर्फ इसलिए चुन लिया क्योंकि फैमिली और सोसाइटी की नजरों में वो थोड़ा सेफ और रिस्पेक्टेबल था। सही बात है। या वो रिलेशनशिप जो शायद अंदर से पूरी तरह खत्म हो चुकी है, जहां सिर्फ एक खोखलापन बचा है, पर उसे छोड़ा नहीं जा रहा क्योंकि डर है कि आसपास के लोग क्या सोचेंगे। एग्जैक्टली और वो ओपिनियन भी जो शायद किसी मीटिंग में या अपने दोस्तों के बीच अपने गले तक आने के बाद भी वापस निगल लिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि लगा कि कोई डिसएग्री करेगा, या फिर वो एक ड्रीम जो कभी परस्यू ही नहीं किया क्योंकि फेल होने पर लोगों के ताने सुनने का डर हिम्मत से बड़ा था। बस सोचिए इस बारे में। अगर इन सिचुएशंस को हम ध्यान से देखें ना, तो रियलाइज होगा कि जिंदगी के सबसे अहम फैसले अक्सर हमारे अपने होते ही नहीं हैं। हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग एक इनविजिबल प्रिजन में जीते हैं, एक अनदेखी कैद। एक ऐसी कैद जिसकी दीवारें लोहे या पत्थर की नहीं बनी है ना। बिल्कुल। ये दीवारें बनी है दूसरों की ओपिनियंस से, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस से और फैमिली के उन अनकहे रूल्स से जिन्हें हमने बिना सोचे समझे अपना लिया है। हम उस कैद में रहते रहते अपनी असली जिंदगी जीना ही भूल जाते हैं। मतलब हम एक ऑथेंटिक इंसान होने की जगह सिर्फ एक परफॉर्मेंस देने लगते हैं। हम वो बनने की कोशिश करते हैं जो दूसरे देखना चाहते हैं, और इस कांस्टेंट परफॉर्मेंस का नतीजा क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक डीप एंजाइटी, थकान और एक हॉलो फीलिंग। एक ऐसा एहसास कि हम चल तो रहे हैं पर किसी और के रास्ते पर। तो आज हम कुछ ऐसे आइडियाज शेयर करने वाले हैं जो इस इनविजिबल प्रिजन की दीवारों को गिरा सकते हैं। और ये आइडियाज आते कहाँ से हैं? ये आते हैं जापानीज फिलोसोफर एल्फ्रेड एडलर की फिलॉसफी से, जिन्हें इचिरो किशिमी और फुमिता के कोगा ने अपनी लाइफ चेंजिंग किताब द करेज टू बी डिसलाइक्ड में पेश किया है। और मैं पहले ही बता दूं, आज की ये बातें जेन्युइनली अनकंफर्टेबल कर सकती हैं। हाँ, यही सच जब पहली बार सामने आता है तो वो अपने साथ एक आईना लेकर आता है जिसमें खुद को देखना आसान नहीं होता। पर अगर हम इस डिस्कम्फर्ट के उस पार देख पाएं तो वहां एक ऐसी आजादी है जो जिंदगी जीने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी। तो चलिए इस आईने में झांकते हैं। पहला, सबसे शॉकिंग और अनकंफर्टेबल लेसन जो एडलर हमें देते हैं, वो हमारे पास्ट यानी हमारे अतीत के बारे में है। हम सब ने कहीं ना कहीं ये मान लिया है कि हमारा पास्ट हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। राइट, मतलब नॉर्मल साइकोलॉजी भी तो यही कहती है ना कि पास्ट के कॉजेज आज के इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं। अगर पास्ट में कोई ट्रॉमा मिला तो आज हमारी हालत उसी की वजह से है। एग्जैक्टली। पर एडलर इस पूरी थ्योरी को पलट देते हैं। एडलर कहते हैं कि प्रेजेंट बिहेवियर का ब्लेम पास्ट पर डालना दरअसल हमारे माइंड की एक बहुत ही चालाक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। ये ट्रिक हमें अनकंफर्टेबल चॉइसेस लेने से बचाती है। तो क्या एडलर ये कह रहे हैं कि पास्ट का दर्द झूठा था या किसी ने सच में तकलीफ नहीं सही? नहीं नहीं, एडलर ये नहीं कह रहे हैं कि आपका पास्ट रियल नहीं था। वो कहते हैं कि आप उस पास्ट को आज एक एक्सक्यूज की तरह, एक शील्ड की तरह यूज कर रहे हैं। इसे एक बहुत ही क्लियर एग्जाम्पल से समझते हैं जो किताब में है। मान लीजिए एक इंसान है जो सोशल सिचुएशंस में बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है। ओके, जैसे वो लोगों से मिलने से डरता है, नए दोस्त नहीं बनाता और अकेले रहना पसंद करता है। हाँ, और जब उससे पूछा जाता है कि वो ऐसा क्यों करता है, तो वो कहता है कि उसका बचपन बहुत डिफिकल्ट था। उसे पास्ट में दोस्तों ने या फैमिली ने बहुत हर्ट किया था, इसलिए अब उसमें लोगों को फेस करने की हिम्मत नहीं है। सुनने में ये बिल्कुल लॉजिकल लगता है ना? हाँ बिल्कुल लॉजिकल है, क्लियर कॉज और इफेक्ट दिख रहा है यहाँ। पर एडलर कहते हैं कि यहाँ पास्ट का ट्रॉमा असली रीजन नहीं है। असली बात यह है कि वो इंसान आज इस प्रेजेंट मोमेंट में लोगों से डिस्टेंस रखना चाहता है। उसका करंट हिडन गोल है कि मुझे अकेले रहना है ताकि कोई मुझे दोबारा हर्ट ना कर सके। ओह वाओ! तो मतलब ताकि उसे किसी के सामने वल्नरेबल ना होना पड़े, इसलिए वो पास्ट को रीजन बना रहा है। बिल्कुल। इस प्रेजेंट गोल को जस्टिफाई करने के लिए, अपने आज के डर को छुपाने के लिए,
वो पास्ट ट्रॉमा को एक कन्वीनियंट एक्सप्लेनेशन की तरह निकालकर सामने रख देता है। वो खुद से कहता है कि मैं आज इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि कल मेरे साथ बुरा हुआ था। ये सच में बहुत अनकंफर्टेबल आइडिया है, क्योंकि ये हमसे हमारे सबसे अजीज एक्सक्यूजेस छीन लेता है। ये हमें विक्टिम बनने की सहूलियत नहीं देता। सही कहा। और इस सच्चाई को अपनाने में एक बेहद पावरफुल आज़ादी छुपी है। ध्यान से सुनिए, अगर पास्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो फ्यूचर जेन्युइनली आपके कंट्रोल में है। इसी वक्त एक चॉइस एग्जिस्ट करती है। एग्जैक्टली हम हर सुबह उठकर चुन सकते हैं कि हमें कैसा इंसान बनना है। पुराने पैटर्न्स को तोड़ा जा सकता है, क्योंकि वो पैटर्न्स पास्ट की वजह से नहीं बल्कि आज की चाहत की वजह से चल रहे हैं। पर एक सवाल आता है यहाँ, अगर पास्ट हमें कंट्रोल नहीं कर रहा और हम जेन्युइनली प्रेजेंट में आज़ाद हैं, तो फिर हम आज़ाद फील क्यों नहीं करते? हम नए चॉइसेस लेने से डरते क्यों हैं? इसका जवाब हमें दूसरे और शायद इस फिलॉसफी के सबसे बड़े लेसन में मिलता है। हम आज़ाद इसलिए नहीं हैं क्योंकि हम सब अप्रूवल के आदी हैं। हमें दूसरों की वैलिडेशन की लत लगी हुई है। हाँ, ठीक है। द करेज टू बी डिसलाइक्ड। हाँ, एडलर कहते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी फ्रीडम, सबसे बड़ी आज़ादी लोगों की अप्रूवल की ज़रूरत का जड़ से ख़त्म होना है, और इसी का नाम है डिसलाइक्ड होने का करेज। इंसान डीपली सोशल क्रीचर्स हैं। हम ग्रुप्स में डेवलप हुए हैं। तो एवोल्यूशन के लेवल पर हमें लगता है कि अगर लोग हमें पसंद नहीं करेंगे, अगर हम ग्रुप से निकाल दिए जाएंगे, तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लाइक्ड फील होना एक डीप कंफर्ट देता है। और इस कंफर्ट को पाने के लिए, इस अप्रूवल को पाने के लिए हम हर रोज खुद को एडजस्ट करते हैं। किसी और के मूड के हिसाब से अपने शब्दों को बदलते हैं, किसी की एक्सपेक्टेशन पूरी करने के लिए अपनी खुद की बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं। और धीरे धीरे इस कांस्टेंट एडजस्टमेंट में हम अपना ऑथेंटिक सेल्फ पूरी तरह से खो देते हैं। हम भूल जाते हैं कि दूसरों की पसंद को हटाने के बाद हमारी अपनी आवाज कैसी सुनाई देती थी। आइडला इस बात पे जोर देते हैं कि अगर एक जेन्युइनली ऑथेंटिक और सच्ची लाइफ जीनी है तो डिसलाइक्ड होने का करेज अपने अंदर पैदा करना ही होगा। पर यहाँ मैं एक बात बहुत क्लियरली समझाना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें अक्सर कंफ्यूजन होती है। हाँ, क्योंकि डिसलाइक होने के करेज का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप डिलिबरेटली रूड बन जाएं, है ना? लोगों को ऑफेंसिव बातें बोलें या किसी को जानबूझकर हर्ट करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है, अपनी डीपली हेल्ड वैल्यूज, अपने उसूलों और अपनी सच्ची खुशी के अकॉर्डिंग अपने फैसले लेना, बिना इस बात से डरे कि सोसाइटी या रिश्तेदार उस फैसले को पसंद करेंगे या नहीं। पर जब हकीकत में अपनी सच्ची जिंदगी जीती जाती है, तो ये तय है कि कुछ लोगों को वो फैसले अजीब लगेंगे, कुछ लोग डिसअपॉइंट होंगे और कुछ डिसलाइक करेंगे। उस वक्त क्या करें? यहीं पर इस फिलॉसफी की सबसे लिबरेटिंग लाइन आती है। जब आपके किसी ऑथेंटिक डिसीजन पर कोई आपसे नाराज होता है या आपको डिसलाइक करता है, तो एडलर कहते हैं ये उनका टास्क है, तुम्हारा नहीं। ये उनका टास्क है, तुम्हारी नहीं। वाओ! मतलब उनका रिएक्शन, उनका गुस्सा, उनके डिसअपॉइंटमेंट, ये सब उनकी खुद की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, उनके इमोशंस को प्रोसेस करना उनका काम है, आपका नहीं। जिस दिन ये बात डीपली इंटरनलाइज हो जाती है, उस दिन आधी से ज्यादा एंजाइटी बिल्कुल धुएं की तरह डिसॉल्व हो जाती है। आप उस भारी बोझ से मुक्त हो जाते हैं जो दूसरों को खुश रखने का उठा रखा था। पर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है यहाँ। हम ये तय कैसे करें कि कौन सी चीज हमारी जिम्मेदारी है और कौन सी दूसरों की? कहाँ हमारी बाउंड्रीज खत्म होती हैं और दूसरों की शुरू होती हैं? ये हमें ले जाता है तीसरे लेसन की तरफ, जो कि सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल यूजफुल कॉन्सेप्ट है, सेपरेशन ऑफ टास्क्स, यानी कामों का बंटवारा। एडलेरियन साइकोलॉजी का मानना है कि हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में, चाहे वो दोस्तों के साथ हों या फैमिली के साथ, सभी प्रॉब्लम्स यहीं से शुरू होती हैं। जब हम टास्क्स के सेपरेशन को भूल जाते हैं, राइट? जब हम किसी और के टास्क में दाखिल देते हैं या किसी और को अपने टास्क में दाखिल देने देते हैं। सही कहा। इसको समझने के लिए किताब में एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल दिया गया है। एक टीचर और एक स्टूडेंट के रिलेशनशिप को सोचिए। इस सिनारियो में एक टीचर का रियल टास्क, उसकी सच्ची जिम्मेदारी क्या है? टीचर का टास्क तो अपने सब्जेक्ट को पूरी ईमानदारी से और क्लियरली पढ़ाना है, अपना बेस्ट एफर्ट देना ताकि क्लास में हर बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। ये उसकी बाउंड्री हो गई। अब स्टूडेंट का टास्क क्या है? स्टूडेंट का टास्क है उस इन्फॉर्मेशन पर ध्यान लगाना, उसे समझना, घर जाकर मेहनत करना और एग्जाम में उसे अप्लाई करना। अब मान लीजिए टीचर ने अपना बेस्ट पढ़ाया, पर स्टूडेंट ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की और वो फेल हो गया। तो ये फेल होना स्टूडेंट का टास्क था।
टीचर इस फेलियर की जिम्मेदारी या इसका गिल्ट अपने ऊपर नहीं ले सकता। अगर टीचर ने जेन्युइनली अपना बेस्ट दिया था तो उसके बाद का फाइनल आउटकम उसका टास्क नहीं है। एग्जैक्टली। और जब हम इस कॉन्सेप्ट को अपनी डेली पर्सनल लाइफ में देखते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। हम कॉन्स्टेंटली दूसरों के टास्क अपने सर पर ले लेते हैं, जिसे साइकोलॉजी में इमोशनल एनमेशमेंट कहा जाता है। जैसे अगर हमारा पार्टनर गुस्से में है तो हमें लगता है कि ये हमारा टास्क है कि हम उसका गुस्सा ठीक करें, या अगर कोई दोस्त लाइफ में फेल हो रहा है तो हमें लगता है कि उसकी लाइफ को फिक्स करना हमारी ड्यूटी है। या अगर हमारी फैमिली हमारे किसी फैसले से दुखी है तो हम उनके दुख को अपनी गलती मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आप किसी और के माइंड को, किसी और के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपका टास्क सिर्फ इतना है कि आप अपनी जगह पर अपना बेस्ट दें और ऑनेस्टली केयर करें। बस यहीं तक लिमिट है। लोग उस केयर को कैसे रिसीव करते हैं, उस पर क्या रिएक्ट करते हैं, उसे लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं, ये पूरी तरह से उनका टास्क है। जब आप किसी के इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो आप खुद को एग्जॉस्ट करते हैं और अपनी एंग्जाइटी बढ़ाते हैं। इस पर थोड़ा ठहर कर सोचना चाहिए। हाँ, सेपरेशन ऑफ टास्क्स को क्लियरली देखना और अप्लाई करना वाकई एक ऐसी मेंटल शांति देता है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। आप अपने आसपास की अननेसेसरी नॉइज को स्विच ऑफ कर देते हैं। और जब हम दूसरों के एक्सपेक्टेशंस और उनके टास्क का बोझ उठाना छोड़ देते हैं तब एक और चमत्कार होता है। हम नेचुरली दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करना भी छोड़ देते हैं, जो कि इस किताब का चौथा लेसन है। जिंदगी रेस नहीं है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। आज की मॉडर्न सोसाइटी हमें बचपन से यही तो सिखाती है कि जिंदगी एक कंपटीशन है। सोसाइटी हमें एक ऐसी एंडलेस हॉरिजॉन्टल लाइन पर खड़ा कर देती है जहां हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। हम सुबह से शाम तक एक कांस्टेंट लीडर बोर्ड पर अपनी रैंक चेक करते रहते हैं। किसकी जॉब मुझसे बेटर है, किसका बैंक बैलेंस ज्यादा है, किसकी गाड़ी बड़ी है, कौन वेकेशन पर कहाँ गया था। और सोशल मीडिया ने तो इस कंपैरिजन की आग में बिल्कुल घी डाल दिया है। पहले हम सिर्फ अपने मोहल्ले के लोगों से कंपेयर करते थे, आज हम पूरी दुनिया के सबसे बेस्ट हाईलाइट रील्स को देखकर अपनी ऑर्डिनरी लाइफ से कंपेयर कर रहे हैं। जिसका नतीजा ये होता है कि एक बिल्कुल ठीक-ठाक इंसान जो शायद अपनी लाइफ में खुश हो सकता था, वो हर वक्त छोटा, इनएडिक्वेट और इनसिक्योर फील करता है। क्योंकि इस कंपैरिजन के गेम को कोई नहीं जीत सकता। कोई फर्क ही नहीं पड़ता आप कितने आगे निकल गए, उस हॉरिजॉन्टल लाइन पर हमेशा कोई ना कोई आगे खड़ा होगा। तो एडलर इस अनहेल्दी मेंटल स्पेस को तोड़ने के लिए क्या शिफ्ट देते हैं? रेस से बाहर कैसे निकलें? वो कहते हैं कि रियल हैप्पीनेस किसी दूसरे से कंपीट करने में नहीं है। उन्होंने कहा कि उस हॉरिजॉन्टल रेस से बाहर निकलो जहां तुम दूसरों से खुद को मेजर कर रहे हो, और अपनी खुद की एक वर्टिकल लाइन बनाओ। एक ऐसी लाइन जो सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारे पास सेल्फ की है। मतलब मुकाबला सिर्फ एक इंसान से है और वो हम खुद हैं। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैं अपने पड़ोसी से आगे हूं या नहीं। सवाल ये होना चाहिए कि क्या मैं कल से आज बेटर हूं? सही पकड़ा। क्या आपने आज कुछ नया सीखा? क्या आप पिछले साल के मुकाबले आज मेंटली ज्यादा स्ट्रांग हैं? जब इस वर्टिकल प्रोग्रेस पर फोकस करना शुरू किया जाता है तो एक बहुत प्रोफाउंड चेंज आता है। जो दूसरों की सक्सेस देखकर पहले जेलसी या जलन होती थी, वो अब क्यूरियोसिटी में बदल जाती है ना? हम सोचते हैं कि अगर इसने ये अचीव किया है तो मैं इससे क्या सीख सकती हूँ। और जो इनसिक्योरिटी अंदर से खाती थी वो अब एक क्लियर डायरेक्शन देती है। वो कंपेटिटिव एंग्जाइटी जिसमें सांस लेना भी भारी लगता था, वो धीरे धीरे एक ग्राउंडेड, शांत सेटिस्फैक्शन में बदल जाती है। लेकिन एक सवाल और उठता है, अगर जिंदगी कोई रेस नहीं है, अगर दूसरों से आगे नहीं निकलना और लोगों की अप्रूवल भी नहीं चाहिए, तो फिर आखिर जिंदगी में खुशी आती कहाँ से है? ये हमारा 5वां और आखिरी लेसन है, द सोर्स ऑफ जॉय। हमारी सोसाइटी का आम मानना है कि खुशी पैसों से मिलती है, या दुनिया भर की फेम से मिलती है, या जब हजारों लोग तारीफ करें तब मिलती है। पर एडलर की थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस थोड़ी अलग है ना। वो कहते हैं कि डीप लास्टिंग हैप्पीनेस सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन से आती है। बिल्कुल। जब एक इंसान अपने अंदर ये डीपली फील करता है कि वो इस दुनिया में, इस सोसाइटी में, या किसी एक इंसान की जिंदगी में भी वैल्यू ऐड कर रहा है, तब एक ऐसी रियल हैप्पीनेस पैदा होती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये कंट्रीब्यूशन कोई बहुत बड़ा ग्रैंड एक्ट होने की जरूरत नहीं है। अकेले पूरी दुनिया का बोझ उठाने की या हिस्ट्री बुक्स में अपना नाम लिखवाने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशंस ही असल में हैप्पीनेस का सोर्स हैं। अपने काम को पूरी ईमानदारी और फोकस से करना एक कंट्रीब्यूशन है। रास्ते में चलते हुए किसी अनजान की जेन्युइन तरीके से मदद कर देना एक कंट्रीब्यूशन है। जैसे जब कोई दोस्त किसी मेंटल तकलीफ से गुजर रहा हो
और बिना किसी एडवाइस के सिर्फ जेन्युइनली उसके पास प्रेजेंट रहा जाए, उसकी बात सुनी जाए, तो वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बाहर की दुनिया को ये छोटे एक्ट्स शायद मैटर ना करें, कोई इसके लिए मेडल नहीं देगा, पर इंटरनली आपके माइंड के अंदर ये छोटे एक्ट्स एक बहुत प्रोफाउंड असर डालते हैं। ये एक्ट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगातार रिमाइंड करते हैं कि आप मैटर करते हो, कि हमारी एग्जिस्टेंस से किसी की लाइफ थोड़ी सी बेटर हुई है, और यही फीलिंग कि मेरा होना मायने रखता है एक हेल्दी, फुलफिल्ड और अनकंडीशनली हैप्पी ह्यूमन माइंड का सबसे सॉलिड फाउंडेशन है। तो अगर हम इन सारी बातों को एक साथ मिलाकर देखें तो उस आज़ाद इंसान की तस्वीर कैसी दिखती है? एक जेन्युइनली फ्री इंडिविजुअल वो है जो डेस्परेटली अप्रूवल के लिए हाथ नहीं फैलाता। वो आगे बढ़ने के रास्ते में अपने पास्ट के दुखों को एक एक्सक्यूज या शील की तरह कैरी नहीं करता। वो इस थका देने वाली रेस में भागकर खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करता। और वो अपने खुद के क्लियर इंटरनल वैल्यूज के हिसाब से चॉइसेस लेता है और अपनी वर्टिकल लाइन पर हर रोज थोड़ा बेहतर होने की कोशिश करता है। सबसे बड़ी बात, जब उसके इनऑथेंटिक फैसलों पर लोग उसे नाराज होते हैं या जज करते हैं, तो वो उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करता है, ये जानते हुए कि उनकी नाराजगी उनका अपना टास्क है, उसका बोझ नहीं। ये आज़ादी पैसों से या पावर से नहीं आती। ये आज़ादी सिर्फ तब आती है जब आप में डिसलाइक्ड होने का, लोगों की उम्मीदों पर खरा न उतरने का करेज हो। हाँ बिल्कुल। अब जब हम इस पूरी फिलॉसफी के एंड पर आ गए हैं, मैं चाहूँगा कि आप एक बार फिर शांति से सोचें। एक नया पर्सपेक्टिव अब सामने है। जिंदगी की इस ट्रूथ को सामने रखकर अब अपने आप से एक आखिरी बिल्कुल ऑनेस्ट सवाल पूछिए। अगर आपको जेन्युइनली किसी की भी अप्रूवल की ज़रूरत ना होती, तो आप अपनी ज़िंदगी में क्या डिफरेंट करते? हम उम्मीद करते हैं कि इस सवाल का जवाब ढूंढने का करेज आप ज़रूर जुटाएंगे, और जब वो जवाब मिल जाए तो हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम सच में जानना चाहते हैं कि आपकी ऑथेंटिक लाइफ कहाँ छिपी है। अगर आज के इस डीप डाइव में ये जेन्युइनली लाइफ चेंजिंग और ऑनेस्ट फिलॉसफी पसंद आई है, तो पावर बुक हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इस मैसेज की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और हमारी इस सोचने समझने वाली फैमिली का हिस्सा बने, क्योंकि कभी-कभी एक आइडिया पूरी ज़िंदगी चेंज कर सकता है।